सबसे पहले शुरुआत इसी से होगी कि हम पहले बेसिक समझेंगे कि पैरेलल आरएलसी एट रेजोनेंस जो होता है वो किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करती है ऐसी सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे। देन इसके बाद कंडीशंस फॉर लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये देखना है। देन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और सिलेक्टिविटी इन द पैरेलल आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस, ये पूरा कुछ कंटेंट हम लोग इसके अंदर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से बने रहेगा इस पूरे सेशन में। और अगर इससे पहले सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस का वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो उसको सबसे पहले आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो पिछला टॉपिक देखना जरूरी है और एकदम सीक्वेंस में फॉलो करिएगा। एसी सर्किट का हर एक डिटेल आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ और ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा आपके। ठीक, और लाइव सेशन आपकी इस संडे को शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। संडे को सुबह 10 बजे लाइव सेशन रहेगी जिसके अंदर न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस हम लोग पूरे के पूरे बनाएंगे इस चैप्टर्स के। तो और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देन इसके बाद अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊं बैक टू बैक। तो दिस वीडियो कैन बी टाइम टेकिंग, भले ही क्रैश कोर्स है बट मैं एकदम फुल के जैसे ही आप लोग को इन सब वीडियोस में बता रहा हूँ सो दैट कि आपको जब पढ़ें तो आपको डिटेल में हेल्प मिले, समझ में आए चीज़ें। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पैरेलल आर एल सी एट पैरेलल आर एल सी एट रेजोनेंस, पैरेलल आर एल सी एट रेजोनेंस। ठीक है, आरएलसी पैरेलल सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन पर कैसे बिहेव करता है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है जिसके लिए हम लोग ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, डेरिवेशंस, जितनी भी चीज़ें हैं वो इस सर्किट के लिए देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई क्या सर्किट है हमारे पास, चलिए सर्किट ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सर्किट में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले है आर, दिस इज रजिस्टर, एक इंडक्टर लगा हुआ है दैट इज एल, और तीसरा चीज़ है सी विच इज कैपेसिटर। ठीक है, ये एक आरएलसी सर्किट जो है आपके पास ये अवेलेबल है, एक इस तरीके का एक आरएलसी सर्किट जो है ये आपके पास अवेलेबल है। दिस इज आर, दिस इज एल एंड दिस वन इज सी। ठीक है, इसको आप सप्लाई के अक्रॉस आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है और इस पर आप देख रहे हैं कि सर्किट का रिस्पांस किस तरीके का आएगा जब सर्किट रेजोनेट करेगी। तो भाई रेजोनेंस का समय जो है वो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजोनेट करेगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग एक बात जानते हैं कि वी नो दैट आरएलसी सर्किट, एक आरएलसी सर्किट कब रेजोनेट करता है, आरएलसी सर्किट रेजोनेट्स व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। जब भी उस सर्किट का एक्सएल उसकी एक्सी के बराबर हो जाता है तो सर्किट रेजोनेट करना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, पैरेलल सर्किट भी अगर है तो एट विच फ्रीक्वेंसी दिस इज गोइंग टू हैपन। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगला सब टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ये ऑकर होगा। चलिए समझते हैं इसको। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई जब XL बराबर XC होगा तभी ये सिचुएशन होने वाला है ना। तो भले ही ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो भी इक्वल तो हो सकते हैं। अगर इक्वल हो सकते हैं तो XL कैन बी गिवन एज ओमेगा एल एंड दिस कैन बी गिवन एज 1 अपॉन ओमेगा सी। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं कि 2 पाई FL इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC एंड फर्दर यू कैन राइट कि F नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इंटू LC एंड देयरफॉर F नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये एक्सप्रेशन आपके पास आएगा जब आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज बताना होगा तब। ठीक है, यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको अगर रेडियंस पर सेकंड्स के फॉर्म में यानी कि ओमेगा के फॉर्म में बताना होगा तो देखिए ओमेगा नॉट इन रेडियंस पर सेकंड, ये कैसे निकलेगा, इसका भी तरीका बिल्कुल ईजी है, यहीं से डिराइव कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या आया था, आपके पास इधर एक्सप्रेशन आया था ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ये एक्सप्रेशन था।
तो इससे बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। दिस इज इन रेडियंस पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे सर सीरीज और पैरेलल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिखा। सीरीज रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी में देयर इज नो डिफरेंस, बोथ द फ्रीक्वेंसीज आर सेम। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों सर्किट को रेजोनेट करवाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का लेवल तो सेम ही रखना पड़ेगा। इवन फ्रीक्वेंसी की जो डिपेंडेंसी होगी वो भी उन्हीं क्वांटिटीज पर, उसी रिलेशन पर होगी जैसे सीरीज में होती थी। बोथ शुड बी सेम, बोथ विल बी सेम। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड, बोथ आर गोइंग टू बी सेम। इनमें कोई अंतर अगर नहीं है तो इसका मतलब ये सर्किट का बिहेवियर तो काफ़ी हद तक सेम होने वाला है। ऐसा मत समझिएगा, इस सर्किट के रिस्पॉन्स में डिफरेंस आपको दिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस दिखेगा। कैसे डिफरेंस दिखेगा समझते हैं। तो एक टॉपिक आपका इसके साथ कंप्लीट होता है, दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज गोइंग टू बी सेम। अच्छा, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है तो इस बार जेड भी सब सेम हो जाना चाहिए। जेड कहाँ से सेम होगा, इस बार तो सब पैरेलल में है। इस बार इम्पीडेंस नहीं एडमिटेंस का रोल है। इस बार पूरे के पूरे इसके डेरिवेशन पर ना इम्पीडेंस से ज़्यादा एडमिटेंस का रोल है। तो इसको ध्यान से समझिएगा आप कि क्या क्या फॉर्म में है। हमको सबसे पहले तो एक चीज़ समझना है कि रिलेशन ऑफ एडमिटेंस क्या है। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एडमिटेंस, जिसको कि हम लोग y से शो करते हैं, इट इज गिवन एज द फेजर सम ऑफ g प्लस जे बी, g प्लस माइनस जे बी। अब g क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, g इज फॉर कंडक्टेंस और प्लस माइनस j के फैक्टर के साथ लगा हुआ है b। b क्या चीज है, b इज द ससेप्टेंस। ठीक है, b इज बेसिकली नथिंग बट द ससेप्टेंस। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि y इज इक्वल्स टू g प्लस माइनस जे बी। जिसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि y जो है दिस इज 1 अपॉन जेड। इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपको एडमिटेंस दिलाएगा। सिमिलरली g जो होता है दिस इज 1 अपॉन आर। ये आप जानते हैं, पढ़े भी हुए हैं पिछले चैप्टर में कि कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्म में होता है। और b जो होता है इसको ससेप्टेंस बोलते हैं, दैट इज 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स, अब चाहे एक्सएल हो या एक्सी हो, फॉर बोथ द कंडीशंस यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फिर यूनिट हो जाएगी इसकी ओम इनवर्स। ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, या फिर इसको ओम इनवर्स भी बोल सकते हो, मो भी बोल सकते हो, साइमंस भी बोल सकते हो। ये सब इसी की यूनिट होती है। किसकी, एडमिटेंस की, या जी की यूनिट, या फिर बी की यूनिट। इन सब की यूनिट जो होती है वो इसी फॉर्म में होती है। इसमें से जो यूनिट आपको अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से अच्छा लगा आप उस यूनिट को रख लीजिए, उस यूनिट को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, ये सब इसमें करेक्ट है। चलिए ठीक है भाई, तो हम आगे की एडमिटेंस के फॉर्म में अब एक्सप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें अब पैरेलल में है। तो अगर चीज़ें पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस का इस बार 1 अपॉन आर के फॉर्म में एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक्सएल जो हो जाएगा 1 अपॉन एक्सएल हो जाएगा, और एक्सी जो हो जाएगा दैट विल ऑल्सो बिकम 1 अपॉन एक्सी। जब मैं जेड के फॉर्म में चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा था तब सभी चीज़ें एज इट इज़ थी कि आर था, एक्सएल था, एक्सी था। अब जब मैं वाई के फॉर्म में चीज़ें एक्सप्रेस करूंगा तो कैसे हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस को मैं लिखूंगा 1 बाई आर, एक्सएल को मैं लिखूंगा 1 बाई एक्सएल, एक्सी को मैं लिखूंगा 1 बाई एक्सी। इससे एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, 1 बाई आर तक तो बात ठीक है। एक्सएल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा एल, और एक्सी क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी, विच इज़ नथिंग बट ओमेगा सी। इस बार ये नया चेंजेस आने वाला है। तो अब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इनको माइंड में रखिएगा कि जब एडमिटेंस के फॉर्म में मैं शो करने जा रहा हूँ तो चीज़ें ऐसे बदलने वाली है। ठीक है, अब इस बार रेजिस्टेंस नहीं 1 बाई आर। चलो ग्राफ में जब मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेज रिएक्टेंस रेजिस्टेंस शो करूंगा तो फ्रीक्वेंसी से आर को तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसको छोड़ दो। लेकिन ओमेगा एल और ओमेगा सी में इस बार रिलेशन उल्टा है, मतलब फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू जो है वो कम होते हुए दिखेगा आपको। यहाँ फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको जरा ग्राफ से समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब जब मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा रिएक्टेंस या ससेप्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसी कुछ दिखाई देगी आपको। यहाँ पर हो जाएगा सपोज कर लीजिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हो गया आपका सभी रिएक्टेंसेस या ससेप्टेंसेस के फॉर्म में। ठीक है, चलो अभी भी मैं इसको एक्सएल, एक्सी और आर के ही फॉर्म में दिखाता हूँ आपको, लेकिन अब चेंजेस क्या होंगे उसको आप समझिएगा ध्यान से।
तो सबसे पहला सेक्शन आपको ये दिखाई देगा, दिस शुड बी द ग्राफ फॉर एक्सी, एक्सी, ठीक है। या फिर इसको आप लिख लीजिए ओमेगा सी, ओमेगा सी यानी 2 पाई एफ सी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन पर। अच्छा, दूसरा सेकंड ग्राफ में यहां से बनाने जा रहा हूं, दिस ग्राफ विल बी फॉर एक्सेल, दिस ग्राफ विल बी फॉर एक्सेल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, 1/ओमेगा एल, इस बार 1/ओमेगा एल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और रजिस्टर को आप कहीं पर भी बना सकते हैं जहां आपकी इच्छा। रजिस्टर को अगेन फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, यू कैन ड्रॉ इट एनीवेयर इन द बोर्ड, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द पॉइंट वेयर एक्सेल बिकम्स इक्वल टू एक्सी, है ना, एक्सेल जो है इस बार एक्सी के बराबर यहाँ पर हो जाता है। बट सिचुएशंस थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। कैसे अलग हो जाएंगी, देखिए। तो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, इस फ्रीक्वेंसी पर क्या क्या हो रहा है, आपका एक्सेल जो है वो एक्सी के बराबर हो रहा है। तो सिचुएशन तो वही है ना, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस तो स्टिल सेम है। तो रेजोनेंस की कंडीशन भी वही है और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी भी वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, उसी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, उसी कंडीशन पे हो रहा है। लेकिन अब सिनारियो में क्या चेंज आ रहा है वो समझिएगा आप, कि ओवरऑल सिनारियो में क्या चेंज हो रहा है। तो मैं आपको फिर से 3 केस पर लेके जाऊंगा, सेम जैसा पिछली बार एनालिसिस मैंने करवाया था आपको, बट इस बार ये एनालिसिस जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। एफ एल और एफ एच, ठीक है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे है और ये ग्रेटर फ्रीक्वेंसी पे है, ठीक। तो लेट अस टेक द फर्स्ट केस, केस 1 लिखता हूँ यहाँ पे, केस 1 एट एफ एल स्मॉलर देन एफ नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी पे जब जाएंगे तब सर्किट का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। यही फर्स्ट सिनारियो ले रहा हूँ मैं। तो इस समय पर देखिए, आप बताइए खुद ही से देख के कि दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक्सेल की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू एक्सी, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये रहेगा कि यहाँ पर एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी, सो देयरफॉर सर्किट पर आपको दिखेगा इंडक्टिव डोमिनेंस, सर्किट पर आपको दिखेगा इंडक्टिव डोमिनेंस। अब बताइए जब इंडक्टिव डोमिनेंस हो रहा है तो करंट लीड करेगी या लैग करेगी सर्किट में, तो करंट, करंट आई लीड होगा या लैग होगा, आप लिखेंगे लैग्स फ्रॉम वोल्टेज। अब देखिए यहीं से ये जो डिफरेंस है वो सीरीज वाले से अलग दिखना शुरू हो गया आपको। इससे पहले तक अब इस चीज़ें सेम दिख रही थी ना, अब यहाँ से सीरीज सर्किट से डिफरेंट दिखेगा आपको, ठीक है भाई। तो करंट आई जो है वो लैग करने लग जाएगी क्योंकि एक्सेल इस बार डोमिनेट कर रहा है इस पॉइंट पर, लोअर फ्रीक्वेंसी पे। पहले पिछली बार लोअर फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव डोमिनेंस था। अच्छा, करंट लैग करने लग जाएगी, यहाँ तक तो बात ठीक है। पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, तो पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग नेचर का हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर करंट लैग कर रही है तो पावर फैक्टर भी लैगिंग नेचर का होगा, ठीक है। इम्पीडेंस का क्या होगा ये बताइए। अच्छा, एडमिटेंस का क्या होगा आप ये सोचिए पहले, फिर इम्पीडेंस सोच लेंगे बाद में। एडमिटेंस का क्या होगा यहाँ पे, एडमिटेंस की वैल्यू छोटी हो जाएगी क्योंकि इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। नॉर्मली अगर मैं इम्पीडेंस को देखूँ तो इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ये आप सोच के बताइए सबसे पहले। तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी, खुद से सोचिएगा। इम्पीडेंस, एडमिटेंस, इनके फैक्टर पर सोचिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इम्पीडेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मतलब करंट मिनिमम पे रहेगी, है ना। इम्पीडेंस बढ़ेगा तो करंट मिनिमम पे हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो मतलब हमको ये समझ में आता है कि क्या ऐसा हो रहा है वाकई में। तो आप सिचुएशन को पहले समझिए कि सर्किट सीरीज नहीं है, इस बार ये सर्किट ऐसा है। देखिए एक पेज और पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इस बार सर्किट पैरेलल है ना, इस बार सर्किट पैरेलल में है आपका। तो पैरेलल में जरा सोच के बताइएगा कि जो पैरेलल ब्रांचेस जो हैं उनके होने से इम्पीडेंस बढ़ेगा कि कम होगा, उल्टा हो जाएगा इस बार। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं आपको ऐसे 3 रजिस्टर के ब्रांच देता हूँ, आसान सा कैलकुलेशन है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 2 ओम का है, सॉरी ये 3 ओम का है, दिस इज ऑल्सो अ 3 ओम रजिस्टर। एक और रजिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का, ठीक है। बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल है ना, आप यहाँ पे बोलेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1 ओम्स। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट केस 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मैं आपको इसी सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करके दे रहा हूँ। इस बार खाली 2 ही ब्रांचेस है, खाली 2 ही ब्रांचेस है।
ठीक है, अब बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अब आप बोलेंगे 3/2 हो जाएगा सर, यानी कि 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक, एक और केस। अब इस बार सर्किट को मैं और छोटा करता हूँ, इस बार सिर्फ 3 ओम रहने देता हूँ, दूसरे ब्रांच को मैंने हटा दिया। अब बोलिए आर इक्विवेलेंट कितना होगा। बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, 3 का 3 होगा। तीनों सिचुएशंस आपके सामने, more number of branch, less number of branch. You can see clearly the difference in the equivalent resistances. साफ सुथरा दिख रहा है कि जितने कम नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी हाई होगी। सेम थिंग हैपेंस विद द इम्पिडेंस ऑल्सो। इम्पिडेंस के केस में भी यही होता है कि इम्पिडेंस के लिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस आपके एक्टिव रहेंगे उतनी छोटी वैल्यू इम्पिडेंस की होगी, और जितने कम नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस होंगे उतनी बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस सिनारियो में, ये जो सिनारियो मैंने अभी आपको दिखाया, अब इस सिनारियो पे जरा समझते हैं कि क्या होगा फिर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेल डोमिनेट कर रहा है ना, तो आपके इंडक्टर के मतलब जो आपके इम्पिडेंस के पूरे एक्सप्रेशन में रिएक्टिव कंपोनेंट भी बढ़ जाएगा, और ये रिएक्टेंस इस बार पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल की एक से बढ़ के दूसरी ब्रांच भी आ जाएगी। चलो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो छोटा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो बड़ा है ना, रेजिस्टेंस पैरेलल विद द रिएक्टेंस, उसको सॉल्व करके तब आपका इम्पिडेंस निकल के आएगा, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। इस बार इम्पिडेंस जो है Z जो है वो मिनिमम पे आपको दिखाई देगा। Z जो है मिनिमम पे दिखाई देगा। अच्छा, तो Y का क्या होगा, एडमिटेंस। एडमिटेंस एडमिटेंस जो है वो कैसा हो जाएगा, एडमिटेंस जो है वो मैक्सिमम पे हो जाएगा। ये सब सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है। तो बताइए करंट का क्या होगा सर्किट में। तो करंट, देखिए इंपिडेंस मिनिमम है तो सिंपल सी बात है ना, करंट मैक्सिमम पे होगी। मैक्सिमम तो नहीं लिखना चाहिए, हाई लिख देता हूं मैं। अगेन सेम थिंग है, क्योंकि एफ एल और एफ एच को मैंने डिफाइन नहीं किया है कि किस वैल्यू पे है, पीक पे है, जीरो पे है, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि एफ नॉट से बड़ा है, कितना बड़ा है नहीं पता, तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं एकदम से, हाई बोल सकते हैं कि रेजोनेंस के समय जितना होगा उससे तो बड़ा रहेगा कम से कम। ठीक है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट है ये, तो करंट विल बी हाई। चलिए इतना कंक्लूजन काफ़ी अभी के लिए। अब केस 2 पर आते हैं। लेट अस टेक द सेकंड केस। So this case number 2 says कि we are going to talk about FH greater than F नॉट। ये करें क्या, नहीं, केस 2 में F नॉट ही देख लेते हैं पहले कि क्या हो रहा है। F नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं कि जब सर्किट पे रेजोनेंस हो रहा है उस समय क्या हो रहा है। ठीक है, एट रेजोनेंस, मतलब एट रेजोनेंस, जब हमारा सर्किट रेजोनेट कर रहा है पैरेलल सर्किट, तो कैसा बिहेवियर दिखा रहा है। चलिए भाई देखें तो रेजोनेंस के समय क्या क्या हो रहा है। तो रेजोनेंस के समय सबसे पहले आप लिखेंगे Z बराबर R, Z बराबर R। दूसरा चीज़ आप लिखेंगे Y इज इक्वल्स टू 1/R हो जाएगा इस बार, सेम थिंग है। सो देयर फोर सर्किट का बिहेवियर क्या है, रेजिस्टिव, रेजिस्टिव डोमिनेंस। सर्किट जो है वो पूरी तरह से रेजिस्टिव बिहेवियर शो करेगा। इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर विल बिकम यूनिटी। याद है मैंने पिछली बार आपको बताया था कैसे यूनिटी हो रहा है। पावर फैक्टर यूनिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू जो है वही पावर फैक्टर होती है, कॉस फाई रिप्रेजेंट्स द पावर फैक्टर। ठीक है, और फाई स्टैंड्स फॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का जो वोल्टेज और करंट है उसके बीच का जो फेज का अंतर होगा वही फाई है। और रजिस्टर के केस में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट में पढ़ा हुआ है कि कोई फेज डिफरेंस ऑकर नहीं होता है व्हेन एवर यू टॉक अबाउट द रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड के केस में अगर फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू जीरो है देन कोसाइन ऑफ फाई विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, कोसाइन ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू 1, यूनिटी। तो यूनिटी हो गया पावर फैक्टर। फाई में कुछ है नहीं, लीड लैग का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, कोई लीड लैग नहीं, वोल्टेज करंट सेम फेज। अब बोलेंगे वी एंड आई इन सेम फेज। तो मुझे बताइए कि अब Z इस बार मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल के अगर सारे ब्रांचेस हटा दो, एक ही ब्रांच बचा हुआ है, तो फिर उस कंडीशन पे इम्पिडेंस आपका हाईएस्ट वैल्यू पे होगा। तो Z विल बी मैक्सिमम। मतलब इस बार रेजोनेंस के समय इम्पिडेंस मैक्सिमम पे हो रहा है, और इसका मतलब करंट जो है वो क्या हो जाएगी फिर, करंट विल बी मिनिमम। अब पोजीशन अगर मैक्सिमम हो रहा है, इम्पिडेंस अगर हाई है, तो फिर करंट कैसे हाई हो सकती है, करंट तो मिनिमम हो जाएगी। और वाई का क्या हो रहा है, वाई भी मिनिमम हो जाएगा। वाई भी भाई, वाई तो इसी के जैसा है ना, जेड के अपोजिट पे चलेगा, मतलब करंट के जैसा ही है बिल्कुल इसका भी हाल।
तो इतनी सिचुएशन हमको इनके बारे में भी समझ में आ जाती है। देखिए ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको रेजोनेंस के समय के हिसाब से भी बता दिया। अब इसी पर केस 3 बता देता हूँ, लास्ट आखिरी केस देखते हैं। केस नंबर 3 एट एफ एच ग्रेटर देन एफ नॉट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे की फ्रीक्वेंसी पे जब जाएंगे तो वहां पे क्या चल रहा है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है भाई। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आप अगर आगे बढ़े तो इधर आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए इस फ्रीक्वेंसी पे आपको दिखेगा एक्सी की वैल्यू बड़ी है, इस बार एक्सएल छोटा है। ठीक है, इस बार एक्सएल जो है वो स्मॉलर वैल्यू पे है। चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इधर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटिव बिहेव करेगा। तो आप लिखेंगे कैपेसिटिव डोमिनेंस। सर्किट में कैपेसिटिव डोमिनेंस आ जाएगा। तो सर्किट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा तो करंट बताइए लीड करेगी कि लैग करेगी। करंट आई विल लीड फ्रॉम द वोल्टेज V। आई विल लीड फ्रॉम V। ठीक, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, मतलब पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा फिर। सो पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन नेचर। पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन नेचर। पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन नेचर। ठीक है भाई, लीडिंग पावर फैक्टर आ गया। इम्पीडेंस का क्या होगा इस समय। तो देखिए इस बार आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्टे कर रही है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो छोटी है उससे, बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो बड़ी है ना। तो रजिस्टर के पैरेलल में एक ब्रांच जो है फिर से दिखाई देने लग जाएगा अच्छे से। तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि एक्सी की वजह से हमारा जेड जो है, इम्पीडेंस जेड विल बी लो। जेड की वैल्यू फिर छोटी हो जाएगी, नेट इम्पीडेंस फिर छोटा हो जाएगा पहले से मतलब रेजोनेंस के समय जितना था उससे। तो इसकी वजह से करंट का क्या होगा, करंट विल बी हाई। मैक्सिमम वर्ड मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम वर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हो। और हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, बस इतना पता है कि रैंडमली एफ नॉट से बड़ा है। कितना बड़ा है वो नहीं पता। वो एक जनरलाइज सिचुएशन जो है उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो करंट विल बी हाई, बिल्कुल हाई हो जाएगी। और व्हाट अबाउट द वाई, एडमिटेंस विल ऑल्सो बी हाई। इतना सिचुएशन आपको क्लियर है कि नहीं है। इसके आगे का जो भी पढ़ेंगे वो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो इतना आपको पता रहना चाहिए, जितना मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखवाया है ये पूरा सिचुएशन आपको अगर अच्छे से क्लियर होगा तभी आगे जो आने वाली चीज़ें हैं वो आपको बढ़िया से समझ में आ पाएंगी। इसको चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। रेजोनेंस के समय, रेजोनेंस से पहले, रेजोनेंस के बाद, सारी चीज़ें। अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर है तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, सिचुएशन देखते हैं वोल्टेज का। देखिए सर्किट में इस बार करंट, इस बार वोल्टेज सब जगह सेम है, तीनों तीनों ब्रांच के अक्रॉस पैरेलल सर्किट है, तो वोल्टेज इज गोइंग टू बी सेम। करेंट्स बदलने वाली है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हम सारी चीज़ें देखेंगे। वोल्टेज तो सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एडमिटेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एडमिटेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एडमिटेंस y mod is given as अंडर रूट 1/r का स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा l का होल स्क्वायर। ये सिचुएशन आपको इस बार यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब हमको पता है कि जो वोल्टेज होता है सर्किट का, वोल्टेज V इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल्स टू आई अपॉन वाई। भाई Z मतलब इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को कैसे लिख सकता हूँ, 1 एडमिटेंस लिख सकता हूँ। एडमिटेंस के फॉर्म में मैं चीज़ों को एक्सप्रेस करूँ तो ये हो जाएगा V बराबर आई होल अपॉन अंडर रूट 1/r का स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा l का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास इस बार V का। तो इससे ये समझ में आता है, इससे इतना समझ में आता है कि अगर मैं V का ग्राफ यहाँ पे बनाने जाऊँगा, है ना, V का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी अगर बनाने जाऊँ तो एडमिटेंस के बढ़ने या कम होने से V जो है वो उस इन्वर्सली अफेक्ट होगा, इन्वर्सली अफेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब इसको एक ग्राफ से समझिएगा, इसको एक ग्राफ से आप समझिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर शो करता हूँ ओमेगा
और इस जगह पर क्या शो कर देता हूँ, इस जगह पर यहाँ पे v की वैल्यू के फॉर्म में चीज़ें शो करूँ। ये देखिए, ये जो मैंने v का एक्सप्रेशन निकाला है ना, इसी के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं वोल्टेज के फॉर्म में शो करता हूँ। तो ये जो वोल्टेज का ग्राफ बनेगा मेरे पास, ये कुछ ऐसा बनेगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा क्यों बना, इस तरीके का क्यों बना ये ग्राफ? देखिए, सिर इसका सिनारियो क्या है वो समझते हैं। एट रेजोनेंस v की वैल्यू मैक्सिमम पे जाएगी। कैसे? क्योंकि आपको पता है, पिछले वाले पेज में आप देखिएगा आपकी कॉपी के, वहाँ मैंने लिखवाया हुआ है कि रेजोनेंस के समय हमारा z कैसा हो गया, रेजोनेंस के समय z मिनिमम हो गया। तो अगर z मिनिमम है तो उस कंडीशन पे ये y जो होगा ये मैक्सिमम पे हो जाएगा, और y अगर मैक्सिमम पे होगा तो v सबसे मिनिमम हो जाना चाहिए। तो क्या ये ग्राफ सूटेबल है इस चीज़ के लिए? क्या ये ग्राफ सूटेबल है क्या इस चीज़ के लिए? नहीं है। लेकिन अगर मैं y के रिस्पेक्ट में बताऊं आपको, अगर इसको एडमिटेंस के फॉर्म में देखूं तो बात कुछ हो सकती है। मतलब एडमिटेंस कैसा रहता है? एडमिटेंस y एट रेजोनेंस, ये मैक्सिमम फॉर्म में होता है। दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, एडमिटेंस y जो होता है रेजोनेंस के समय वो कैसा रहता है? मैक्सिमम पे रहता है। ठीक है, ये मैक्सिमम पे रहता है। और v जो है उस कंडीशन पे क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी रेजोनेंस के समय। ठीक है, v की वैल्यू जो है, तो फिर ये ग्राफ इसके लिए सही है क्या? ये ग्राफ तो सर सही नहीं बैठता है y के रिस्पेक्ट में। तो कैसा ग्राफ सही बैठेगा? तो इसके लिए ऐसा कुछ ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो सही बैठेगा, ऐसा ग्राफ। ठीक है, ये कर्व जो है ये एक्यूरेट बैठेगा अगर मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बताऊं आपको तो। ठीक है, वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस एडमिटेंस। और इंपिडेंस के रिस्पेक्ट में बताऊं तो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ इंपिडेंस, इन टर्म्स ऑफ z। तो भाई हमको पता है ना v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड हम लोग लिखते हैं। तो अगर मान लो z मिनिमम हो गया तो v क्या हो जाएगा? v भी मिनिमम हो जाएगा। लेकिन क्या रेजोनेंस के समय z मिनिमम होता है क्या? ठीक है, अभी देखिएगा, मैंने आपको 2-3 सिनारियो का मैं एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। अभी इस ग्राफ को मैं सही करूंगा, अभी ये भी फाइनल ग्राफ नहीं है, कॉपी में मत बना लीजिएगा इसको, इसको भी मिटाएंगे अभी। बट सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या एडमिटेंस की वैल्यू, उस पर चलो बाद में आएंगे, क्या इम्पिडेंस की वैल्यू रेजोनेंस के समय मिनिमम होती है क्या? आप बोलोगे सर ऐसा सीरीज में होता है, पैरेलल में नहीं होता है। पैरेलल में तो z मैक्सिमम पे रहता है भैया। अच्छा, अब सिचुएशन देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब y की वैल्यू की बात होगी रेजोनेंस के समय, तो क्या ये मैक्सिमम होगा क्या? नहीं, रेजोनेंस के समय z मैक्सिमम होता है, z मैक्सिमम होता है एट रेजोनेंस। y तो मिनिमम रहता है। और सोचिए कि अगर y ही मिनिमम हो गया तो v का क्या होगा? v तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो बताइए जो ग्राफ मैंने पहले बताया था वो सही कि गलत? वही ग्राफ सही है, ये ग्राफ गलत है। ठीक है, अब समझ गए आप? अब ग्राफ खुद से बना लेंगे। इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है ना सभी को, यही पॉइंट मैंने जानबूझ के आपके रिस्पेक्ट से क्लियर किया इसको। ठीक, चलिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आप लोग को। इट इज़ लाइक दिस। तो ओमेगा नॉट के समय वोल्टेज हमारे को मैक्सिमम दिखेगा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस जब हो रहा होगा सर्किट में, उस समय वोल्टेज पीक पर रहेगा। इस बार ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो V विल बी मैक्सिमम, दिस इज Vm। ठीक है, और ये इस बार हमारा रेजोनेंट कर्व बनेगा, ना कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच वी विल बी हैविंग आवर VRMS। ये ओमेगा एल लिख सकते हो, इसको ओमेगा एच लिख सकते हो आप, है ना। और ये जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ का, एट दिस टाइम वोल्टेज विल बी इट्स ऑन इट्स RMS वैल्यू। तो जब पैरेलल RLC सर्किट के केस में कोई आपसे पूछेगा कि बताओ रेजोनेंट कर्व कौन कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच में ट्रेस होता है, सो फॉर द पैरेलल RLC सर्किट आप एकदम आसानी से बताइएगा कि रेजोनेंट कर्व जो होता है वो फ्रीक्वेंसी वर्सेस
वोल्टेज के बीच में ट्रेस होता है। वोल्टेज का रिलेशन एडमिटेंस के साथ क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का रहता है, कि वोल्टेज जो है एडमिटेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। एडमिटेंस बढ़ेगा वोल्टेज कम हो जाएगी, एडमिटेंस कम होगा तब वोल्टेज बढ़ेगी। तो रेजोनेंस के समय क्या हो रहा है, इम्पीडेंस मैक्सिमम हो रहा है, एडमिटेंस जो है वो मिनिमम हो रहा है, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू भी हाई हो रही है इम्पीडेंस के आधार पे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? इसीलिए मैंने दो तीन कंफ्यूजन वाला पॉइंट रख के आपको बताया था कि पता चले कि आप किस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, ताकि अब आप फाइनल जब कंक्लूजन पे पहुंचे तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो हो गया हमारा रेजोनेंट कर्व। इस तरीके से हम रेजोनेंट कर्व बताएंगे, लेकिन इस बार सर्किट की बिहेवियर थोड़ी सी बदलने वाली है, किस तरीके से बिहेव करेगी उसको समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और बाकियों का रिलेशन जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पिछले पेज में ही पहले बाकी रिलेशन भी आपको ट्रेस करा के दिखाते हैं। इस बार देखिए इम्पिडेंस जो है वो कैसा दिखाई देगा आपको। फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पिडेंस, इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ जो है ये कैसे दिखेगी। तो भाई देखिए इम्पिडेंस जो है हमको दिखता है कि रेजोनेंस के समय मैक्सिमम हो रहा है, बाकी समय मिनिमम है। तो इम्पिडेंस की कर्व इस बार ऐसी दिखाई देगी, वोल्टेज की कर्व जैसे। ठीक है, सो एट रेजोनेंस आवर इम्पिडेंस विल बी एट इट्स पीक वैल्यू। सर्किट का इम्पिडेंस जो है वो अपने मस्त से मैक्सिमम वैल्यू पर स्टे कर रहा होगा। ठीक है, ये एक ग्राफ हो गया ओमेगा नॉट जेड मैक्स। इम्पिडेंस के ग्राफ में कोई आरएमएस के जैसा कोई सीन नहीं होता है इम्पिडेंस के केस में। तो ये एक ग्राफ कंप्लीट हो गया आपका। अगली ग्राफ मैं आपको बना के बता देता हूँ करंट के रिस्पेक्ट में, है ना। करंट का रिलेशन सीरीज में भी देखा था, करंट का रिलेशन मैं आपको पैरेलल वाले में भी दिखाता हूँ। देखिए सो लेट अस सपोज यहाँ पे फिर से ओमेगा है, यहाँ पर मैंने करंट शो कर दिया। करंट की ग्राफ इस बार कैसे बनेगी, जैसी पिछली बार इम्पिडेंस की ग्राफ बनी थी वैसे बनेगी, लाइक दिस, इन्वर्टेड। सिनारियो देखिएगा, ये सब समझने के लिए ना 2 पेज पहले जो मैंने एकदम शुरुआत में लिखा है 3 केसेस लेकर के, उन तीनों केसेस को फिर से पढ़िए। उसमें पूरा चीज़ लिख दिया है मैंने कि भाई रेजोनेंस के समय करंट मिनिमम हो रही है, रेजोनेंस से पहले रेजोनेंस के बाद की फ्रीक्वेंसीज पे करंट मैक्सिमम हो रही है, पूरा सिचुएशन मैंने बताया हुआ है। तो ये ग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस थ्योरी को जरूर से पढ़िएगा, उसके बिना ये नहीं समझ में आएगा। तो भाई हमको समझ में आ गया कि रेजोनेंस के समय करंट जो है वो मिनिमम पे हो रही है। बताइए ऐसा सर्किट जो होगा क्या वो फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा, जैसे आप रेडियो ट्यूनिंग पढ़ रहे थे ना सीरीज वाले में, तो क्या यहाँ पे भी वो रेडियो ट्यूनिंग का इफेक्ट दिखेगा क्या? कभी भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, देखिए समझिएगा। पहले क्या होता था कि आपकी सर्किट में रेजोनेंस होने के समय करंट मैक्सिमम पे पहुंचती थी, तो मैक्सिमम करंट होने की वजह से उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो होता था उसको भी एम्पलीफाई करती थी, फ्रीक्वेंसी को नहीं, उस फ्रीक्वेंसी से उस एसोसिएटेड जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, उसको मैग्नीफाई कर देता था आपका सर्किट जो था। ठीक है, तो हमको वो ईएमएफ मैग्नीफाई होकर मिलता था और हमारे स्पीकर में, मतलब जो रेडियो का स्पीकर है उसमें सुनाई देने लग जाता था ऑडियो। बट यहाँ ऐसा हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो रेजोनेंस के समय करंट को और वो लो कर दे रहा है और मिनिमम कर दे रहा है, मतलब ये करंट हाई रही होगी या आरएमएस पे रही होगी यहाँ कहीं पे, उसके बाद से जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके लिए तो सर्किट बिल्कुल भी गलती से भी नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमको ये समझ में आता है कि हमारा ये जो सर्किट है ना, ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ये देखिए ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इससे बड़ी करंट जो है ना उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकता है, इससे बड़ी करंट आरएमएस पीक वहां तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तो करंट रिड्यूसिंग नेचर पे है ना, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हो करंट रिड्यूस हो रही है। रेजोनेंस के समय तो मिनिमम पे ही आ गई, फिर रेजोनेंस से आगे बढ़े तो करंट की वैल्यू बढ़ तो रही है, करंट की वैल्यू इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका रिस्पॉन्स जीरो का जीरो ही रहेगा। तो हमको दिखता है कि हमारी सर्किट जो है वो इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए कतई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, बिल्कुल भी बाहर जो है आउटपुट देगी ही नहीं, बल्कि वो ब्लॉक कर देगी उस आउटपुट को। तो आपको दिख रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका नाम मैं रख लेता हूँ ओमेगा एल, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको बोल देता हूँ मैं ओमेगा एच, दिस इज द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मुझे ये दिखाई दे रहा है इससे कि, सिचुएशन लिखवा देता हूँ मैं आपको इसके बगल में, सिंस द पैरेलल since the parallel resonant circuit
obstructs a particular band of frequencies therefore this is also known as therefore this is also known as a rejector सर्किट। तो मैंने आपको पिछली बार जब सीरीज बता रहा था मैं, उस समय मैंने आपको बताया था ना कि सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस को एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, और यही कारण है कि पैरेलल आरएलसी सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। तो कभी भी अगर टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का जैमर डिज़ाइन करना होता है ना, तो जैमर बनाने के लिए इस तरीके को यूज़ करते हैं, ना कि सीरीज़ वाले को। जैमर डिज़ाइन करने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि इस तरीके का रेजोनेंट सर्किट क्रिएट करते हैं, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी का बैंड जो है वो क्लियर एक बता दिया जाता है कि इस रेंज से इस रेंज की फ्रीक्वेंसी का वो जैमर जो है वो वेव्स क्रिएट कर लेगा, जिससे कि बाकी के जो टेलीफोनिक जो वेव्स हैं, जो या जिस भी सिग्नल को आपको ब्लॉक करना है, जरूरी नहीं है टेलीफोनिक वेव, राडार वेव्स को भी ब्लॉक करने के लिए जैमर क्रिएट होता है। इवन वॉकी टॉकी के जो वेव्स होते हैं उसके लिए भी जैमर होता है, वाईफाई के लिए भी जैमर होता है, अलग अलग टाइप के। तो उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेव के लिए ये सर्किट जो है वो क्या करेगा, ये सर्किट ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उस वेव से एसोसिएटेड ईएमएफ को मैग्नीफाई होने से। ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो उससे जुड़ा हुआ अगर कोई सिग्नल है तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इस तरीके से आपका रिजेक्टर सर्किट जो है वो काम करता है। तो एक फिक्स बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देता है, दैट इज वाई इट इज अ रिजेक्टर सर्किट। वो क्या करता था सीरीज वाला, एक फिक्स बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करता था, उसके लिए रिस्पॉन्ड करने देता था सर्किट को, तो वो एक्सेप्टर सर्किट था। ठीक है, ये दोनों के नाम के बीच का जो डिफरेंस है उसका पर्पस समझ में आ गया आपको कि क्या होता है। चलिए अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ बैंडविड्थ के एक्सप्रेशन पे। सो व्हाट इज अ बैंडविड्थ, इस पॉइंट पर आते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, अब एकदम जल्दी जल्दी से समझते हैं हम लोग सारी चीज़ों को, इससे पैरेलल से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जामिनेशन में, बट स्लाइटली आपको कंसेप्ट वाइज तो पूछ सकता है। तो पैरेलल पर आते हैं हम लोग और लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग में बैंडविड्थ, हेडिंग में लिखते हैं अबाउट द बैंडविड्थ। चलिए भाई, तो पैरेलल आरएलसी सर्किट में बैंडविड्थ जो होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड सी। पैरेलल आरएलसी सर्किट में बैंडविड्थ जो होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड सी। इसका भी डेरिवेशन होता है, बट डेरिवेशन यहाँ पे करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखवाता हूँ हियर बैंडविड्थ is a function of R and C। देखिए इनिशियली क्या होता है, अब पिछले वाले सीरीज वाले के केस में मैंने आपको टाइम कांस्टेंट से कंपेयर करके नहीं बताया। अगर आप टाइम कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं उसको, तो टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू, जब मैंने आपको बोला कि बैंडविड्थ जो है वो फंक्शन ऑफ आर एंड एल है, तो आपके माइंड में तुरंत आता है कि सर टाइम कांस्टेंट टाउ जो होता है उस कंडीशन पे वो एल बाई आर होता है। लेकिन जब बैंडविड्थ उसका फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में हम उसको शो कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू आर बाई एल। इसी को लिखने का एक और तरीका है कि इसको सीरीज वाले के लिए बता रहा हूँ अभी, फिर पैरेलल समझेंगे। तो इसी को आप 1/टाउ भी तो लिख सकते हो ना, इसी बैंडविड्थ को 1/टाउ के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो ना। यही सिनारियो पैरेलल में भी फॉलो होता है। पैरेलल का जो सेक्शन है उस पर भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। तो जब मैंने बोला आपको कि इट इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड सी, तो आप लिख सकते हो कि हियर टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल्स टू आर सी। तो बताइए बैंडविड्थ जो है, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल्स टू आर सी, क्या पहले ये बताइए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू सही है क्या आर सी के फॉर्म में इसको लिखना सही है? टाइम कांस्टेंट आर सी होता है, बिल्कुल सही है। तो फिर बताइए बैंडविड्थ क्या लिख सकते हैं? So the bandwidth del omega is equals to 1/tau, that is equals to 1/RC। अब ध्यान रखिएगा, अगर डेल ओमेगा है तो 1/RC पे आप लिखेंगे यूनिट रेडियंस पर सेकेंड, लेकिन अगर डेल ओमेगा की जगह डेल एफ बताना है तो ये हो जाएगा 1/2πRC हर्ट्ज। तो दोनों एक्सप्रेशन में क्लैरिटी रखिएगा, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसी के हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है। तो कब 2π लगेगा और कब 2π नहीं लगेगा, ये दोनों सिनारियो आपको एकदम साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए। ये अगर नहीं क्लियर होगा
तो जहाँ रेडियंस पर सेकंड पूछेगा पता चला 2 पाई लगाना भूल गए, गलत हो जाएगा आंसर, मतलब 2 पाई लगा दिए, गलत हो जाएगा आंसर। हर्ट्ज में पूछा, पता चला 2 पाई लगाना भूल गए, तो ये नहीं करना है हमको। तो बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल आरएलसी सर्किट इज गिवन एज 1/2 पाई आरसी और 1/RC इन टर्म्स ऑफ इधर हर्ट्ज और इन रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, डेरिवेशन इसका मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा आपसे इसका डेरिवेशन। इनफैक्ट रेजोनेंस से कम क्वेश्चन आते हैं, और सीरीज से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखिएगा। ठीक, तो 1/2 पाई आरसी हर्ट्ज 1 टाइम कॉन्स्टेंट के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। व्हाट अबाउट द क्यू फैक्टर, अगला टॉपिक आता है इसी के बाद, द क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्वालिटी फैक्टर। सर्किट की क्वालिटी का रिलेशन, जैसा मैंने आपको सीरीज में बताया था, रिलेशन वही है, एक्सप्रेशन बदलेगा बस खाली। तो क्वालिटी फैक्टर का मैंने क्या रिलेशन आपको बताया था? क्वालिटी फैक्टर यूज टू बी, आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला, क्वालिटी फैक्टर इज गिवन एज the maximum energy stored per cycle divided by energy dissipated in a cycle, the total energy dissipated, the energy dissipated मतलब रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, dissipated per cycle, इस हिसाब से लिखते हैं। और मैंने एक एक्सप्रेशन बताया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, ये किसी में भी आप लगा सकते हो जनरलाइज फॉर्म में। ठीक है, तो एक और एक्सप्रेशन आपको बता देता हूँ, क्वालिटी फैक्टर, द क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो गिवन एज, द क्वालिटी फैक्टर जो है इसको और एक तरीके से लिखते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी with respect to the bandwidth, with respect to the bandwidth, लिख सकते हैं ना ऐसा। चलिए, इसी एक्सप्रेशन पर से मैं आपको इसका वैल्यू कैलकुलेशन बताता हूँ। वैल्यू और भी 10 तरीकों से आप बता सकते हो, कि आप इसको IL अपॉन IR या IC अपॉन IR या I टोटल के फॉर्म में भी आप कैलकुलेशन करते हो, उससे भी आंसर आता है। एक उसमें से भी बता दूंगा और इसका जनरल एक्सप्रेशन आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखते हैं। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है तो आप लिखोगे ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ लिखना है तो आप लिखेंगे डेल ओमेगा। इस बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? सेम जैसी पिछली बार थी, तो आप इसको लिखेंगे 1/√LC। और डेल ओमेगा के लिए क्या लिखेंगे? देखिए, इस बार बैंडविड्थ की वैल्यू बदल गई है, बैंडविड्थ इस बार रजिस्टर और कैपेसिटर का फंक्शन है, तो इसको आप लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1/RC। ठीक है, क्योंकि ओमेगा के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए 1/RC, एफ के फॉर्म में लिखता तो 1/2 पाई RC लिखना पड़ता मुझे। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर शुड बी, RC को ऊपर भेज दो आप, ये हो जाएगा RC इंटू 1/√LC। ठीक है, और इसके आगे और लिखते हैं, देयरफॉर द क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड विथ C अपॉन √LC। अब C का मैं स्क्वायर कर देता हूँ और रूट को ऊपर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू R इंटू C का स्क्वायर, और पूरे को रूट के अंदर लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई LC। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। कैपेसिटेंस C और C को कैंसिल आउट कर दीजिए, यू विल फाइनली गेट द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू फैक्टर एज, फाइनली आपको मिलेगा एक्सप्रेशन क्यू फैक्टर का इक्वल टू R मल्टीप्लाइड विथ √C/L। ये आ जाता है रेजोनेंस कंडीशन पर, या एक रेजोनेंट RLC सर्किट, RLC पैरेलल सर्किट के केस में द एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर को ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया क्या? ये एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये सीरीज RLC सर्किट का क्यू फैक्टर का रेसिप्रोकल दिखाई देगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि क्यू फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल RLC at resonance is inversely proportional या is equal to the reciprocal of Q factor of series RLC। ये भी एक रिलेशन इनके बीच में, दोनों के क्वालिटी फैक्टर्स में भी ये रिलेशन होता है। ऐसे भी बता सकते हो, आर के टर्म्स में बताना चाहो वैसे बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के टर्म्स में बताना चाहो वो एक कंडीशन है, करंट्स वगैरह के फॉर्म में भी आप चाहो तो इसका डेरिवेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है,
करंट्स वगैरह के फॉर्म में भी आप इसका डेरिवेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंटायर एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर को बताने का ये एक बढ़िया सा तरीका। अब आपको एक बढ़िया सा सिनारियो इसके अंदर और बताता हूँ। एक्सेप्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट के नाम से तो जानते ही हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा आपको कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन और करंट मैग्निफिकेशन सर्किट कौन सा होता है, उस हिसाब से समझिएगा। देखिए, एक तरफ मैं आपको सीरीज सर्किट बना के दे रहा हूँ और दूसरी तरफ पैरेलल आरएलसी सर्किट बना के देता हूँ। दोनों का सिमिलैरिटी और ये जो डिफरेंस है करंट वोल्टेज के फॉर्म में, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको फिर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर सीरीज आरएलसी है, इसको बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास रेजिस्टेंस है यहाँ पर आर, इंडक्टर लगा हुआ है एल, कैपेसिटर लगा हुआ है सी। ठीक है, ये दोनों सेक्शन के बीच हम सप्लाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी सीन है, यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, इस दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी। ओके, तो इस पर बात क्या करने जा रहे हैं हम लोग। सिनारियो ये है, इसको ध्यान से समझिएगा। सर्किट किस चीज को मैग्नीफाई कर रहा है, जैसे सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस है, सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस। इस सर्किट के बिहेवियर को अगर आप समझे, यहां से मैंने कुछ वी टोटल दिया एज अ सप्लाई, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा वी आर, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा वी एल, कुछ वोल्टेज यहाँ पे होगा वी सी। ठीक, हमको पता है कि इंडक्टर जो है वो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक, कुछ ना कुछ ईएमएफ यहाँ पे डेवलप करेगा, वोल्टेज डेवलप करेगा। तो जब सर्किट रेजोनेट कर रहा होगा, उस कंडीशन पे एट रेजोनेंस, वी कैन से एट रेजोनेंस, तो वी विल गेट इंडिविजुअली या तो VL की वैल्यू या VC की वैल्यू विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन और वेरी मच ग्रेटर देन द VT। यहाँ पे इंडिविजुअली VL कैन बी ग्रेटर देन VT और VC कैन बी ग्रेटर देन द टोटल सप्लाई वोल्टेज। यानी एट टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो इवन टोटल सप्लाई वोल्टेज से भी बड़ी हो जाएगी, मैग्नीफाई होती चली जाएगी वहां से। कैसे भाई, ये इसको अपोज कर रहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस ये कर रहा है वो इसके ओवरऑल वोल्टेज के साथ एडिशनल फॉर्म में दिखेगा आपको। और चूंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू तो सभी में सेम है, तो यहाँ की वैल्यू सर्टनली आपको एक पॉइंट पर बड़ी दिखाई दे सकती है एज कंपेयर टू द टोटल सप्लाई वोल्टेज। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, कंबाइंड रिएक्टेंस का जो टोटल वोल्टेज होगा वो हमेशा इस मेन सप्लाई वोल्टेज से छोटा ही रहेगा। जब VL और VC को एक साथ देखेंगे ना आप, तो फिर वो अंडर रूट VL स्क्वायर माइनस VC, मतलब VL माइनस VC का होल स्क्वायर बन जाएगा वो, या VC माइनस VL का होल स्क्वायर बन सकता है। इन बोथ द केसेस इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन टोटल सप्लाई वोल्टेज। ये बहुत जानने वाली बात है, मैक्सिमम केस में क्या लोग याद तो कर लेते हैं कि एक तो वो एक जो है ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन है, दूसरा जो है वो करंट मैग्निफिकेशन है, बट पीछे का कंसेप्ट भूल जाते हैं कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन मतलब ये नहीं है कि कंबाइंड रिएक्टेंस का टोटल वोल्टेज आपके सप्लाई वोल्टेज से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। कंबाइंड रिएक्टेंस का जो टोटल वोल्टेज होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन द सप्लाई वोल्टेज। इंडिविजुअल रिएक्टेंस का वोल्टेज कैन बिकम ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज, ये सिचुएशन। और वीआर का तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो वीटी से छोटा ही रहेगा। अच्छा, इधर पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो एलसी ऑसिलेटर सर्किट आपको दिखाई देगा, टैंक सर्किट बना हुआ है यहाँ पर। टैंक सर्किट के होने से क्या होता है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एक्शन शुरू हो जाएगा। तो जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर वो चार्ज स्टोर करेगा। एट द सेम टाइम सप्लाई से जो करंट आ रही है आईसी वो भी रहेगी, कैपेसिटर पर जो करंट आ रही है वो तो रहेगी, प्लस इंडक्टर से जो डिस्चार्ज करंट आई वो भी इसके साथ जुड़ जाएगी। तो दोनों मिला के ये जो टोटल सप्लाई करंट है, ये जो टोटल सप्लाई करंट है, इससे बड़ी वैल्यू की करंट किसी एक के थ्रू जा सकती है। एट द सेम टाइम जब ये डिस्चार्ज होगा ना, जब ये कैपेसिटर अगली बार जब डिस्चार्ज होगा तो आईसी करंट भेजेगा और यहाँ से इंडक्टर पे कुछ करंट तो जा ही रही है, इंडक्टर पे सप्लाई से तो कुछ करंट आ ही रही थी, प्लस इसकी डिस्चार्ज करंट भी है, दोनों मिला के ही इसकी वैल्यू डबल के आसपास हो जाएगी, जो कि इसको आई टोटल से भी बड़ी वैल्यू का करंट प्रोवाइड करेगी। इसीलिए जो पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस will magnify
द individual branch current IL और IC। ठीक है, तो इसीलिए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज करंट मैग्निफिकेशन सर्किट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज अ करंट मैग्निफिकेशन सर्किट, जो करंट्स को मैग्नीफाई करने की क्षमता रखता है। और जबकि दूसरा वाला जो है, जहां पर वोल्टेज आपको मैग्नीफाई होता हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज नोन एज अ वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। तो अब आप समझ गए, एक्सेप्टर और रिजेक्टर सर्किट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया था। अब आप करंट मैग्निफिकेशन और वोल्टेज मैग्निफिकेशन के हिसाब से समझिए कि एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट को हम लोग क्यों बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। ये पोटेंशियल्स को मैग्नीफाई कर सकता है इंडिविजुअली। सिमिलरली जो पैरेलल आरएलसी सर्किट है, वो अपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्शन की वजह से या एलसी ऑसिलेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से, है ना, या टैंक सर्किट के प्रिंसिपल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल ब्रांच करंट्स को बड़ा कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। इट कैन इवन बिकम ग्रेटर देन आई टोटल। मतलब आप बोल सकते हो ना कि इस पर एट टाइम्स यहाँ पे IL की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन आई सप्लाई, या IC की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन आई सप्लाई। ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है। लेकिन इनका कलेक्टिव करंट कभी भी आई टोटल से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि या तो फिर वो IL माइनस IC का होल स्क्वायर आ जाएगा, या IC माइनस IL का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, विच विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द टोटल करंट। तो ये सिनारियो यहाँ पर होता है। तो इसीलिए ये सर्किट चूंकि करंट को मैग्नीफाई करता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ करंट मैग्निफिकेशन सर्किट। उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज वाले को वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। ठीक, अब लास्ट आखिरी टॉपिक पे आपको ले आता हूँ, एकदम शॉर्ट में समझते हैं इसको भी। लास्ट टॉपिक जो है वो सिलेक्टिविटी का है। सेलेक्टिविटी, देखिए सेलेक्टिविटी का मीनिंग जो है और उसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया पिछले उसमें, जहाँ पे हम लोग सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस पढ़ रहे थे। तो सेम डेफिनेशन है, सेम सारी चीज़ें कि भाई आपका सर्किट जो है वो कितने बढ़िया तरीके से क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट कर सकता है, या उन फ्रीक्वेंसीज के लिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्ट करने के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, सेलेक्टिविटी। अच्छा, सेलेक्टिविटी जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, सिलेक्टिविटी हमेशा क्वालिटी फैक्टर के उल्टा चलता है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टिविटी is inversely proportional to the Q factor of the circuit। पिछले केस में भी मैंने बताया था आपको सीरीज के केस में, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है। जनरल एक्सप्रेशन ये है कि सेलेक्टिविटी जो होता है क्वालिटी फैक्टर के इन्वर्स पे चलता है। सेलेक्टिविटी हाई होगा तो मतलब पुअरली सेलेक्टिव है, और सेलेक्टिविटी लो होगा तो हाईली सेलेक्टिव सर्किट है। तो क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, सेलेक्टिविटी, आप लिखेंगे सेलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ, भाई रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे ना क्यू फैक्टर का, तो क्यू फैक्टर कितना है, R इंटू अंडर रूट C बाई L। तो देयरफॉर द सेलेक्टिविटी in a parallel resonant circuit is equals to 1 by R times under root L by C, that is equal to the Q factor of series RLC circuit, which is equal to the Q factor of C। याद करिए ये वाला फॉर्मूला मैंने उस समय आपको बताया था, 1/R अंडर रूट L बाई C क्वालिटी फैक्टर बताता है सीरीज आरएलसी सर्किट का, उसके बराबर दिख रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि पैरेलल का सेलेक्टिविटी क्यू फैक्टर के बराबर होता है सीरीज वाले के, और सीरीज की सेलेक्टिविटी पैरेलल के क्वालिटी फैक्टर के बराबर होती है। ये भी इनके बीच का एक जनरलाइज या म्यूचुअल एक्सप्रेशन होता है। तो ये नॉर्मली आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा, यहाँ पर नहीं पूछता है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप लोगों से कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपका रेजोनेंस का टॉपिक तो इसके साथ कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, ये देखिए जितना मैंने लिखाया था यहाँ पे, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेलल आरएलसी
कंडीशन लोअर और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का, बैंडविड्थ देख लिया हम लोग, क्यू फैक्टर देख लिया, सेलेक्टिविटी देख लिया पैरेलल में कितना होता है। ठीक है, क्या इतना पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन बना पाएंगे आप लोग? देखते हैं यहाँ से कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या मुझे? ये कौन से एग्जाम का पेपर है? हरियाणा यूनिवर्सिटी का पेपर है 19 का। ट्रांसफार्मर पूछा है, रेगुलेशन, पावर मेजरमेंट, 2 वाट मीटर, इस पे भी आएंगे। अभी 3 फेज पढ़ने वाले हैं हम लोग जस्ट, फिर ट्रांसफार्मर चालू करेंगे। जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, चलिए ठीक है, तो बेसिक्स है, इसमें तो नहीं है। डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ है, केवीएल केसीएल दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ फेजर डायग्राम अभी तक जो पढ़े हैं उससे देखिए क्या क्या बनेगा आपसे। सिग्निफिकेंस ऑफ फेजर डायग्राम बना लेंगे आप लोग, ठीक है। बीएच कर्व अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने मैग्नेटिक्स नहीं पढ़ा है, मैग्नेटिक जब बता दूंगा तो हो जाएगा। डीसी मोटर नहीं पढ़े, पावर फैक्टर इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे। वोल्टेज एंड करंट सोर्स अब बना लेंगे, आरएमएस वैल्यू अब बना लेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसमें से अभी फिलहाल बन जाएगा आपसे। किरचॉफ लॉ का बना लेंगे आप 8 नंबर का, ठीक है। एक्सप्लेन द एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विद द डीसी एक्साइटेशन, बिल्कुल सही बन जाएगा ये भी आपसे। थेवेनिन नॉर्टन दोनों पढ़े हुए हैं, दोनों बन जाएगा। सूटेबल एग्जाम्पल के साथ थेवेनिन्स और नॉर्टन्स बनाना है। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गया। 75 नंबर का पेपर है, तो ये हो गया 5, 7.5 नंबर यहाँ से, और 15 नंबर यहाँ से, 15 नंबर यहाँ से, 30, 37 नंबर का तो आपका यहाँ से इतने पोर्शन से तो बन जाएगा, ठीक है, अभी तक जितना पढ़े हुए हैं आप। फिर आगे का पेपर तो मुझे नहीं दिख रहा है, इधर ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब अभी आप पहुँचे नहीं है यहाँ तक, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। करंट एंड वोल्टेज रिलेशन द स्टार, ये भी 3 फेज का है, तो इससे तो अभी 37 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 75 नंबर के क्वेश्चन में से। और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं शायद 18वां नंबर का लेक्चर होगा, 18th लेक्चर, तो इस 18 लेक्चर में आपसे 37 नंबर का सवाल तो बन रहा है। अब देखते हैं और क्या होता है, और एग्जामिनेशन पे पहुंचते हैं। जेएनटीयू का पेपर 2020 का है, इसमें देखिए कोई क्वेश्चन है कि अपने काम का, रेजोनेंस का, इनिशियल कंडीशन, आरएमएस वैल्यू, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस स्पीड, मेरिट ऑफ फ्यूज, थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स का भी बन जाएगा, आरएमएस भी बन जाएगा आपसे। पर्पस ऑफ डैम्पर्स, पावर फैक्टर इंप्रूव, अभी पावर फैक्टर पढ़े नहीं है, ये भी बन जाएगा आपसे। नहीं तो केवीएल केसीएल के ऊपर क्वेश्चन है, ये तो पूरा ही बना दोगे आप। क्लोज एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सीरीज एलसी सप्लाइड विद द डीसी वोल्टेज, इनिशियल कंडीशन का है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बना लोगे आप। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। आरएलसी सर्किट, देखिए बी पॉइंट पे क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ रहा है आपको यहाँ पर। ये एक सवाल आपको दिख रहा है 10 मार्क्स का, रेजोनेंस से आया हुआ क्वेश्चन है, जूम करके इसको देखिएगा आप। लिखा हुआ है सीरीज आरएलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ आर इतना, एल इतना और सी इतना, कुछ वैल्यू दिया हुआ है। डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में दिया है ध्यान से देखिएगा, 5 + 5 मार्क्स बोलता है, मतलब ये ए वाला 5 का होगा और ये भी 5 का होगा शायद, तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। और पूछा क्या आपको पता है? खाली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। अभी तो तुरंत कैलकुलेट कर लोगे ना आप। देखो क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ, सॉरी, इसको कॉपी करके मैं लेकर के चलता हूँ पेज पर। ये देखिए, ये सवाल है ना आपका। अब इसको देखते हैं ज़रा, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको लेकर के चलते हैं इस पेज पर, और इसको देखते हैं बना के कि ये आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा ज़रा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? आरएलसी सर्किट है जिसमें आर की वैल्यू कितनी है, सोल्यूशन देख लीजिए इसका। सोल्यूशन में देखिए आपको आर की वैल्यू कितना गिवन है, 3 ओम्स दिया हुआ है। एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मिली हेनरी, यानी कि 2 × 10⁻³ हेनरी, ओके। अब सी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, कैपेसिटेंस की, 0.4 माइक्रोफैरेड, 0.4 × 10⁻⁻6 फैरेड। आपको बोलता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए इसकी कितनी होगी, और फ्रीक्वेंसी किस में बताएंगे आप, हर्ट्ज में ही बताएंगे बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट हर्ट्ज में बताएंगे, तो आपको पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f0 इज गिवन एज 1/2π√LC। क्वेश्चन में कहीं डिफाइन किया गया कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में बताना है कि रेडियंस में बताना है, नहीं बताया है, कहीं नहीं बोला है। तो बाय डिफॉल्ट आप हर्ट्ज के फॉर्म में ही फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यू विल राइट f0। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की डेटा से कोई लेना देना नहीं है, ये डेटा इज यूजलेस, इसका कोई यूज ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। सो यू विल राइट 1/2π√LC, LC मतलब 2 × 10⁻³ इंटू 0.4 × 10⁻⁻6, ये डेटा है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है पूरी तरह से। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेटर जो है वो रख लेता हूँ, और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। इसको आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, और इससे जो आंसर आएगा दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से डील होगा ये सब क्वेश्चंस। और देखते हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक लाइन में खत्म होने वाला सवाल था ये वाला। और कोई क्वेश्चन है क्या रेजोनेंस से जुड़ा हुआ?
देखते हैं और रेजोनेंस से कनेक्टेड कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का 2020 का पेपर है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। अ, ठीक है, एंड सेमेस्टर का डबल ई का 101 कोड वाला पेपर। इसमें कहाँ पे पूछा हुआ है भाई, देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसी पर दिया हुआ है, ऐसा 1 मार्क्स के। ठीक है, आपको बोलता है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। पहला जिसमें से है द बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस इज गिवन बाय। बैंडविड्थ सीरीज आरएलसी का रेजोनेंस के समय कैसे लिखते हैं उसका एक्सप्रेशन, बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है। दो एक्सप्रेशन का तरीका मैंने आपको बताया था। आप लिखते हैं डेल ओमेगा इज इक्वल्स टू आर बाई एल, या फिर आप लिखते हैं डेल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 पाई एल। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको हर्ट्ज में बताने बोला है या रेडियंस पर सेकंड में, तो आपको एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है, एल बाई आर डिवाइड बाई 2 पाई, आर बाई एल होता है लेकिन। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, दिस विल बी आवर राइट आंसर, आर बाई 2 पाई एल। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो भी आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में। बड़े क्वेश्चंस भी रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रहते हैं। देखिए इसी का चौथा नंबर का एक सवाल और है, इसको देखिए। लिखा हुआ है फॉर आरएलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट लाइन करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज। लाइन करंट जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कैसी होती है। तो भाई जब जब सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करेगा, सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस अगर है, तो उस कंडीशन में ये ग्राफ आपने बना के रखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि करंट एट रेजोनेंस जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम रहती है। अगर ये ओमेगा नॉट है तो करंट हमेशा मैक्स पर रहेगी, करंट विल बी मैक्सिमम। तो आंसर मिल गया आपको तुरंत। बताइए सोचना पड़ रहा है कि आपको इस सब में सीधे सीधे आंसर मिल रहा है ना। आपको मैं ऑप्शन नहीं भी दिखाऊंगा तो भी आप इसका राइट आंसर बता लेंगे, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरा कंसेप्ट से पढ़े हुए हैं तो। ठीक है, चलिए और देखें तो और कोई क्वेश्चन है इसमें। देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो है और है, क्वेश्चन नंबर 1 2। अच्छा सेकंड पेज स्किप कर दिया है मैंने, सीधे थर्ड पेज आपको दिखा रहा हूँ इसका। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप वाले सब क्वेश्चन हैं ऐसा लग रहा है, या उससे शॉर्ट होंगे, तो या तो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा या 7 से 10 नंबर के आसपास का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सिर्फ डेरिवेशन करना है आपको फ्रीक्वेंसी का, जो मैंने आपको बताया था दोनों फॉर्म में, रेडियंस के फॉर्म में भी, रेडियंस पर सेकंड के फॉर्म में भी, हर्ट्ज के फॉर्म में भी, बता लेंगे इसको। नेक्स्ट पे लिखा है व्हाई इज दिस सर्किट कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, कारण बता लेंगे अभी। एक्सेप्टर सर्किट और जो हम लोगों ने इसको देखा कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी पूछेगा आप उसका आंसर बता सकते हैं विथ लॉजिक, पूरा कंसेप्चुअली आप पूरा इसका रीजन के साथ बता सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, डेरिवेशन बेस्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में रेजोनेंस को लेके। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी एक आध क्वेश्चन आया है क्या इसका। एमयू का भी एक पेपर दिख रहा है मुझे, चलो देखते हैं इसमें कहीं कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी दिया हुआ है, डिराइव द इक्वेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर अ पैरेलल सर्किट इन विच द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इफ द इंडक्टर इज आइडियल। अगर इंडक्टर आइडियल है तो इस कंडीशन पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन जो है वो कितनी होती है। आपको सर्किट किस तरीके का दिया है पता है, देखिए सर्किट ऐसा दिया हुआ है आपको, बोलता है कि एक कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है विथ अ कॉइल, मतलब आर और एल का एक्सप्रेशन जो है वो सीरीज में है, आर और एक्सएल का, और कैपेसिटर एक्सी जो है इसका जो रिएक्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताना है, इस केस पे आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताना है। तो सिनारियो वही है, अभी भी जो है आपका ये दोनों का दोनों सेक्शन जो है वो पैरेलल में ही है। तो फिर आपको एक्सएल बराबर एक्सी और उसके केस में आप जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वैसा बताइएगा जैसे हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी को डिराइव करते हैं। तो वो डेरिवेशन करिएगा, 4 नंबर में दिया हुआ है इसका डेरिवेशन आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछेगा आपसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बेसिकली आर से कोई मतलब नहीं, आपको एक्सएल और एक्सी से कंसर्न है, आप उसको देखिएगा। और कोई क्वेश्चन दिया है क्या इसका, इम्पिडेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, मैश एनालिसिस। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे फेज इम्पिडेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेलल सर्किट का केस दिया हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और इक्विवेलेंट सिंगल डायग्राम। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक, और ये रहा टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम के ग्रुप का आईडी, इसको आप स्कैन कर सकते हैं इस कोड को, और आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे और आप सब भी एक दूसरे से क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये था रेजोनेंस के बारे में कंप्लीट सेशन। अब आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पर एंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे का टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।